यूक्रेन रशिया वॉर अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि वर्ल्ड में एक और कंफ्लिक्ट शुरू हो गया है, चाइना ताइवान कंफ्लिक्ट। कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये क्राइसिस थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर सकता है। आपने पिछले कुछ दिनों में चाइना, ताइवान, अमेरिका, नैन्सी पेलोसी, शी जिनपिंग, चाय इंग वेन ये वर्ड जरूर सुने होंगे। नैन्सी पेलोसी अमेरिका की कांग्रेस स्पीकर है जिन्होंने 3 अगस्त को ताइवान विजिट किया। ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है पिछले 25 सालों में जिन्होंने ताइवान को विजिट किया है। चाइना ने इसे अपोज किया और अमेरिका को वार्निंग में दी थी क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि ताइवान उसकी टेरिटरी का हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अगले ही दिन 4 अगस्त को चाइना ने 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी ताइवान के ऊपर से, जिसमें से कुछ मिसाइल्स जापान के इकोनॉमिक क्वार्टर्स में भी गिरी। इसे चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दिया। हालांकि ये शी जिनपिंग का रिस्पॉन्स था पेलोसी की विजिट के बाद और वार्निंग ताइवान अमेरिका को। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा किसी भी मिलिट्री एग्रेशन से। ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट सॉवरेन देश मानता है, लेकिन चाइना इसे अपना पार्ट समझता है जिसे कंट्रोल करने के लिए वो फोर्स यूज करने को भी तैयार है। लेकिन चाइना क्यों ताइवान को अपना पार्ट मानता है? क्या है वन चाइना पॉलिसी? क्यों अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना से वॉर के लिए भी रेडी है? इस कॉन्फ्लिक्ट का हम पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Flights are canceled and commercial shipping is being redirected after China fired missiles near and over Taiwan. 中国在台湾周边进行实弹射击演习，都是不负责任的做法。ताइवान एक आइलैंड है मेनलैंड चाइना के ईस्ट में। मेनलैंड चाइना जिसका ऑफिशियल नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और वही ताइवान अपने को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से बुलाता है। अगर आप ताइवान गवर्नमेंट के सोशल मीडिया हैंडल को देखें तो आपको ताइवान के साथ ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा मिलेगा। ये जो लड़ाई है वो यही है कि ताइवान खुद को चाइना बुलाता है और वही शी जिनपिंग और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को चाइना का पार्ट क्लेम करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक छोटा सा आइलैंड जो मेनलैंड चाइना से 267 टाइम्स छोटा है खुद को चाइना कहता है। कंपैरिजन के लिए इसका साइज केरला जितना है, अबाउट 36 to 37,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसकी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 2.4 करोड़ है और ये वर्ल्ड की सबसे क्राउडेड कंट्री में से एक है। अगर हम ताइवान को कंट्री कहें तो हालांकि इसके लीगल स्टेटस पर बड़े क्वेश्चन मार्क है। इंडिया चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानता है और ताइवान को अलग कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बस 14 ही देश हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये काफी स्ट्रेंज आइलैंड है क्योंकि ये क्राउडेड होने के बावजूद बहुत अमीर भी है। अगर हम GDP पर कैपिटा की बात करें तो ताइवान ज्यादातर यूरोपियन कंट्री से ऊपर है। GDP पर कैपिटा में UK, फ्रांस और स्वीडन से भी आगे है और चाइना से 3 टाइम्स ज्यादा है। ताइवान की 95% पॉपुलेशन हैन चाइनीज है, यानी कि चाइना और ताइवान के लोग सेम ही हैं। ताइवान की जो करंट प्रेसिडेंट है वो री-इलेक्ट हुई थी 2020 में विद लार्ज मेजॉरिटी ऑफ 57.1%। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ताइवान की ओरिजिनल पार्टी कुओमिंगतांग यानी चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी से नहीं है जिसने ताइवान को स्थापित किया था। ताइवान की काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है जिसकी मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं 1949 से, जब जनरल चांग काई शेक सिविल वॉर हार गए थे माओ जेडोंग और कम्युनिस्ट पार्टी से, तो वो मेनलैंड चाइना से भागकर इस आइलैंड ताइवान में बस गए। ताइवान 1895 तक चाइनीज की कंट्रोल में था अंडर चिंग डायनेस्टी, लेकिन 1895 में फर्स्ट चीनो जापानीज वॉर में जापानीज की जीत के बाद इसे जापान को हैंड ओवर कर दिया गया। उस समय इसे जापानीज फॉर्मोसा कहा जाने लगा और जापानीज कंट्रोल करते थे इस आइलैंड को। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जापानीज लूजिंग साइड पे थे, तो इस आइलैंड को वापस चाइना को हैंड ओवर कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 5 साल बाद चाइना में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया 2 ग्रुप्स में। एक थे कम्युनिस्ट जिनको लीड कर रहे थे माओ जेडोंग और दूसरे नेशनलिस्ट जनरल चांग काई शेक के अंडर। 1949 और सिविल वॉर से पहले मेनलैंड चाइना में कुओमिंगतांग नेशनलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी और उस टाइम चाइना का फ्लैग भी वही था जो आज ताइवान का है। चाइना का जो आज फ्लैग है वो सिग्निफाई करता है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल चाइना पे। सिविल वॉर में चांग काई शेक और उनकी नेशनलिस्ट फोर्स हार गई कम्युनिस्ट और माओ जेडोंग से। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और वो चाइना की कोस्ट लाइन से 100 माइल्स दूर इस आइलैंड पर चले गए। इसका नाम था ताइवान। चांग काई शेक ने ताइवान में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की और इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा और ये माना कि हम रियल चाइना है और कम्युनिस्ट
ने मेनलैंड चाइना पे कब्जा कर रखा है और हम इसे फ्यूचर में लिबरेट जरूर करेंगे। उनके पास वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट भी था क्योंकि उनकी गवर्नमेंट और आर्मी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइज के साथ मिलकर जर्मनी और जापान को हराया था। रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी मिली, ना कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को। लेकिन 1971 में यूएस प्रेसिडेंट और माओ के बीच सीक्रेट टॉक्स हुए, जिसके बाद अमेरिका ने एग्री किया कम्युनिस्ट चाइना यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को परमानेंट सीट देने के लिए। तो ये काफी बड़ा आइडियोलॉजिकल इशू है चाइना के लिए कि कैसे ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना बुला सकता है जब मेनलैंड चाइना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। 1987 तक ताइवान में मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप थी। 1975 में चिंग काई शेक के मरने के बाद उनके बेटे ने डिसाइड किया कि उन्हें वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए और ताइवान में पहली बार फ्री ओपन इलेक्शन कराए गए और उन्हीं की सरकार बनी। लेकिन ओवर टाइम एक और पार्टी ताइवान में स्ट्रांग बन गई, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसकी पिछले 2 टर्म से ताइवान में गवर्नमेंट है। डीपीपी और ताइवान की करंट प्रेसिडेंट काओ मिंगटेंग आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते कि ताइवान रियल चाइना है। 1992 में चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और काओ मिंगटेंग में एकॉर्ड भी हुआ था, जिसमें दोनों ने एग्री किया था वन चाइना पॉलिसी में कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है और कि हम नेगोशिएशन से इसे रिजॉल्व कर लेंगे। हालांकि काओ मिंगटेंग का तब भी अंडरलाइंग मैसेज था कि हम रियल चाइना है। लेकिन ताइवान की करंट रूलिंग पार्टी और प्रेसिडेंट का मानना है कि जो बीत गया सो बीत गया और आगे बढ़ते हैं और मानते हैं कि ताइवान एक छोटा अलग देश है और तुम चाइना एक बड़ा देश हो। लेकिन ये चाइना को एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि उनका एक हिस्सा उनसे टूट रहा है। उनकी वन चाइना पॉलिसी एक तरह से अखंड चाइना पॉलिसी है, जिसमें वो उन सब टेरिटरीज को चाइना का पार्ट मानते हैं जो चिंग डायनेस्टी के ग्लोरी डेज में उनके कंट्रोल में थी। आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी इसमें रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट से। हालांकि वो 2 सॉवरेन कंट्रीज के बीच का इशू है। इसकी बात मैंने एक अलग वीडियो में की है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है अगर आप देखना चाहें तो। अब बात करते हैं अमेरिका की ताइवान को सिक्योरिटी गारंटी की। 1979 में जब अमेरिका ने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को दी और साथ में चाइना के साथ वन चाइना पॉलिसी पर एग्री भी किया कि ताइवान चाइना का पार्ट है, तो कैसे अमेरिका ने ताइवान को सिक्योरिटी गारंटी दी? इसके लिए अमेरिका ने इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए। ताइवान रिलेशंस एक्ट पास किया गया कांग्रेस में, जिसमें अमेरिका ने कमिट किया ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि ये क्लियरली एक्ट में नहीं लिखा गया। बेसिकली एक्ट में एम्बिग्यूटी है कि ताइवान की सिक्योरिटी अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ताइवान की टेरिटरी पे अटैक को खुद की टेरिटरी पे अटैक मानेगा। पिछले कुछ सालों में ट्रंप और बाइडेन के अंडर अमेरिका और ज्यादा कमिटेड हुआ है ताइवान की सिक्योरिटी के लिए और इसीलिए नैंसी पेलोसी ने ताइवान विजिट भी किया है उस कमिटमेंट को चाइना को दिखाने के लिए। शी जिनपिंग ताइवान को थ्रेट इसलिए भी मानता है क्योंकि ताइवान का डेमोक्रेटिक मॉडल कम्युनिस्ट मॉडल के लिए खतरा है कि कैसे सेम हैंड चाइनीज लोग ताइवान में डेमोक्रेटिक मॉडल के अंडर चाइना से भी आगे निकल गए। कैसे ताइवान जैसा छोटा सा देश जिसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम चाइना से 3 टाइम्स ज्यादा है, ताइवान का मॉडल चाइना के कम्युनिस्ट मॉडल को चैलेंज करता है कि डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, फ्री प्रेस और ऑपोजिशन के अलग ओपिनियन एक्सेप्ट करके ताइवान का मॉडल चाइना से ज्यादा सक्सेसफुल है। ताइवान फुल फ्लेज डेमोक्रेसी है जिसका डेमोक्रेसी इंडेक्स वर्ल्ड में 8th रैंक पर है और वहीं इंडिया का 46th रैंक है। चाइना ताइवान को लेकर इतना सीरियस है कि 2005 में एक एंटी सेसेशन लॉ लेकर आया जिसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं जो चाइना के इंटेंट को क्लियर करती है कि उसे ताइवान चाहिए, ईदर बाय हुक और बाय क्रुक। पहली, ताइवान चाइना का पार्ट है और वो उसे चाइना से अलग नहीं होने देगा। दूसरा, चाइना और ताइवान का कन्फ्लिक्ट चाइना का इंटरनल मैटर है और वो नहीं चाहता कि इसमें कोई इंटरफेयर करे। आखिरी, अगर ताइवान अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है तो चाइना नॉन पीसफुल मींस और चाहे कुछ भी करके अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बचाएगा। इसके अलावा कुछ जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस भी हैं जिसकी वजह से चाइना ताइवान को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। चाइना की पूरी इकोनॉमी 2 चीजों पर चलती है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स। चाइना वर्ल्ड की 2nd सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने के लिए चाइना को साउथ चाइना सी पर कंट्रोल और पैसिफिक ओशन का एक्सेस चाहिए। वर्ल्ड की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी TSMC ताइवान में है। सेमीकंडक्टर्स आज मोबाइल्स, कार से लेकर फाइटर जेट तक में यूज होता है और ये बनाने में ताइवान सबसे आगे है चाइना से भी।
वर्ल्ड की बड़ी टेक कंपनीज जैसे एप्पल, इंटेल, क्वालकॉम, निवेडिया सब अपने चिप्स की R&D ताइवान में कराते हैं। ताइवान की GDP $700 बिलियन है और वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है ताइवान पर। ताइवान सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग का 63% मार्केट शेयर कंट्रोल करता है। दूसरा साउथ कोरिया 18% और फिर चाइना बस 6%। इससे आप देख सकते हैं कि यूएस की टेक कंपनीज कितनी डिपेंडेंट है ताइवान के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर। चाइना ने ताइवान स्ट्रेट को वॉर जोन में बदल दिया है। वर्ल्ड का 22% ग्लोबल ट्रेड इस रीजन के थ्रू पास होता है, लेकिन चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी ने यहाँ सब बंद कर दिया है। ऑलरेडी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल और काफी शिप्स को डेंजर जोन के थ्रू सेल करना पड़ रहा है। ये डिस्ट्रप्शंस परमानेंट भी हो सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये मिलिट्री ड्रिल्स फ्यूचर की झलक है अगर चाइना ताइवान को अटैक करता है तो। चाइना का एंड गेम है कि वो ताइवान को फोर्स कर सके सबमिशन में, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगर हम 4 अगस्त को फायर करी गई बैलिस्टिक मिसाइल के इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चाइना ने 11 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करे, जिसमें से 5 मिसाइल जापान की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी। ये मिसाइल किसी रियल टारगेट पर फायर नहीं करी गई, बल्कि इमेजिनरी टारगेट पर करी गई थी। चाइनीज ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है, कुछ मिसाइल ताइवान की ईस्टर्न कोस्ट पर फायर करी गई थी, ताइवान की ईस्टर्न कोस्ट के आउटवर्ड्स में, तो इसलिए जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके गिरी। इसे समझने के लिए ये मैप देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जापानीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना दूर है जापान की कोस्टलाइन और ताइवान से। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल वाटर को समझते हैं। टेरिटोरियल वाटर सी का वो एरिया है जिसपे एक देश का पूरा कंट्रोल है। ये होता है कोस्टलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स। 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। तो कोस्टलाइन से 22 किलोमीटर तक का एरिया टेरिटोरियल वाटर होता है और इससे 220 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर आगे का एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब है कि उस देश का हक है उस एरिया में ऑयल, फिशिंग, मिनरल एक्सट्रैक्शन एक्सेट्रा करने का, इंक्लूडिंग टाइडल एनर्जी बनाने का। तो ये मिसाइल्स जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एज पर गिरी है। और यहाँ एक और ट्विस्ट है कि इसी एरिया के आसपास सेनकाकू आइलैंड्स है जो जापानीज कंट्रोल करते हैं, जिसको चाइनीज भी क्लेम करते हैं। तो चाइना का कहना है ये आइलैंड्स हमारे हैं और ये मिसाइल इसी आइलैंड के टेरिटोरियल वाटर्स में गिरी है। तो ये रीजन काफी मिक्स्ड अप और कन्फ्लिक्टेड है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और शी जिनपिंग का गुस्सा है वर्ल्ड और ताइवान को दिखाने का कि डोंट मेस विद अस। और शायद साथ ही चाइना में पब्लिक ओपिनियन डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स भी है, क्योंकि चाइना में रियल एस्टेट और कुछ छोटे बैंक्स डेट क्राइसिस से गुजर रहे हैं और चाइना में काफी इकोनॉमिक डैमेज भी हुआ शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। काफी बड़े लॉकडाउन हुए हैं इंक्लूडिंग कमर्शियल कैपिटल शंघाई में, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है। तो अच्छे टैक्टिक्स हैं ये लोगों की टेंशन डाइवर्ट करने की कि कुछ मिसाइल्स फायर करो और ज्यादा से ज्यादा गुस्से में दिखो। आई होप ये कंफ्लिक्ट और एस्केलेट ना हो और इसे डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाए, क्योंकि वर्ल्ड कोविड और यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बाद एक और कंफ्लिक्ट के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। ऑलरेडी वर्ल्ड की सभी इकोनॉमीज इन्फ्लेशन, डेट और फूड क्राइसिस से गुजर रही है। कोई भी और कंफ्लिक्ट इसमें आग का काम करेगा। आई होप आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इसको शेयर करें एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।